महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर से मैं सुनीता फुलवारिया एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारे अध्ययन का टॉपिक था अलाउद्दीन का विजय अभियान। हमने अलाउद्दीन के विजय अभियान के अंतर्गत हमने इसकी उत्तर भारत की विजयों के बारे में चर्चा कर ली थी। इसकी विजयों को हम दो भागों में देखते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत का अध्ययन कर लिया, आज हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान या दक्षिण भारत की विजय। सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर किन किन राज्यों पर आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के जिन राज्यों पर आक्रमण किया वे है देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और मथुरा के पांड्य राज्य। इन राज्यों पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। इन राज्यों पर जो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया उनके उद्देश्य क्या थे, किस प्रकार उन्होंने विजय प्राप्त की, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। देवगिरी के यादवों पर आक्रमण, ये इसके आक्रमण को हम दो भागों में रख के देख सकते हैं। देवगिरी पर प्रथम आक्रमण और देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण। देवगिरी पर प्रथम आक्रमण 1296 में अलाउद्दीन ने किया था, जब वह कड़ा और मणिपुर का सूबेदार था, अर्थात उस समय सुल्तान जलालुद्दीन खलजी था। तब उस पर उसने पहला आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर सफल अभियान किया था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार आक्रमण 1306 और 1307 में के लगभग किया। देवगिरी के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। युद्ध का तत्कालिक कारण देवगिरी द्वारा वचन के अनुसार लंबे समय से दिल्ली को वार्षिक कर नहीं भेजना था। जब पहले आक्रमण हुआ था उसमें उसने कुछ शर्तें रखी थी और वह टैक्स भेज रहा था, लेकिन फिर बाद में राजस्व भेजना उसने बंद कर दिया। देवगिरी के अभियान में मलिक काफूर के साथ मालवा का गवर्नर आयनुल मुल्क मुल्तानी व गुजरात के गवर्नर अलप खां को भी भेजा गया। गुजरात का भगोड़ा शासक राजा करणदेव इस समय एलिचपुर में अपनी पुत्री देवल देवी के साथ रामचंद्र देव के संरक्षण में रह रहा था। यह वही गुजरात का करणदेव है जिस पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। अलप खां को उससे निपटने व देवल को प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंप मलिक काफूर देवगिरी की ओर बढ़ा तथा बहुत जल्दी अपने मिशन में सफल हो गया। रामचंद्र देव ने थोड़े से विरोध के बाद व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर शाही सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। भारी धन, देवल देवी तथा रामचंद्र को लेकर मलिक काफूर दिल्ली लौट आया। अधीनता स्वीकार कर भविष्य में नियमित रूप से कर भेजने का आश्वासन सुल्तान अलाउद्दीन ने आश्वासन दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने रामचंद्र का यथोचित सम्मान देकर राय रायन की उपाधि दी तथा गुजरात में नवसारी की जागीर भी उसे दे दी। इस प्रकार रामचंद्र देव और अलाउद्दीन के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो गए। देवगिरी के अभियान से मिली सफलता व आर्थिक लाभ के जोश में सुल्तान ने दक्षिण के अन्य राज्यों को भी जीतने हेतु संकल्प किया। मलिक काफूर को दक्षिण के सैनिक अभियानों की पूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। 1309 में मलिक काफूर ने तेलंगाना वारंगल को जीतने हेतु दिल्ली से प्रस्थान किया। रास्ते में देवगिरी के शासक ने उसका पूर्ण समर्पण के साथ सहयोग प्रदान किया। सर्वप्रथम उसने वारंगल की सीमा पर स्थित सिरपुर के किले को जीता। फिर 14 फरवरी 1310 में वारंगल के किले पर आक्रमण किया। युद्ध का शीघ्र ही अंत हो गया और राम प्रताप रुद्रदेव ने, जिसे लहर देव ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसे युद्ध का हर्जाना देने तथा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की संप्रभुता स्वीकार करने, अपने राजकोष का एक बड़ा भाग सुल्तान को देने, नियमित वार्षिक नजराना भेजने की मांग आसानी से स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनवाकर
जिसके गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई थी, स्वयं के आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में मलिक काफूर को सौंप दी। वारंगल की शानदार सफलता से शाही सेना में करीब 20,000 घोड़े, हजारों हाथी व अपार सोने चांदी, हीरे जवाहरात से लदे हजारों ऊंट प्राप्त किए थे। खाफिका के अनुसार इस लूट में कोहिनूर, जिसका तात्पर्य अद्वितीय होता है, भी शामिल था। सुल्तान ने इस प्रांत का भी प्रत्यक्ष अधिग्रहण न कर केवल संरक्षित करद राज्य का दर्जा प्रदान किया। इसके बाद अलाउद्दीन का जो अभियान था वह वारंगल के बाद द्वार समुद्र के होयसलों के खिलाफ था। वारंगल की सुगम विजय से अलाउद्दीन खिलजी की दृष्टि बिना समय नष्ट किए होयसल पर केंद्रित हो गई। मलिक काफूर को एक बार फिर होयसल के विजय का अभियान में भेजा गया। वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय तथा राजधानी द्वार समुद्र थी। 4 फरवरी 1311 को मलिक काफूर देवगिरी पहुंचा, जहाँ पहले की भांति राजा रामचंद्र देव ने शाही सेना को पूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की। साथ ही अपने सेनापति को काफूर की सहायता हेतु साथ भेजा। जिस समय काफूर की सेनाएं होयसल राज्य पर आक्रमण किया, उस समय बल्लाल पांड्य राज्य का उत्तराधिकार युद्ध में 2 भाइयों में एक वीर पांड्य, जो सुंदर पांड्य के विरुद्ध लड़ रहा था, वीर पांड्य को सहायता हेतु मदुरा आ गया। काफिर की सूचना पर वह तुरंत ही अपनी राजधानी तो पहुंचा, लेकिन अंततः युद्ध में हार गया। संधि के अनुसार बल्लाल तृतीय ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता स्वीकार कर नियमित रूप से वार्षिक कर देने तब 500 हाथी समेत युद्ध हर जाने के रूप में राजकोष मलिक काफूर को प्रदान किया। साथ ही मदुरा राज्य आक्रमण के समय सहायता का वादा भी किया। पांड्य राज्य पर आक्रमण। पांड्य राज्य पर आक्रमण लगभग 1113 ईस्वी में हुआ। बर्नी के अनुसार मलिक काफूर की सबसे सफल अभियान था। द्वार समुद्र की सफलता से उत्साहित होकर मलिक काफूर ने सैन्य अभियान को आगे दक्षिण की ओर जारी रखते हुए अभियान किया। पांड्य राजवंश 2 भाई सुंदर पांड्य और वीर पांड्य में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। युद्ध में फंसे हुए वीर पांड्य ने जब सुंदर पांड्य को पराजित कर सिंहासन पर अधिकार करने में सफल रहा, तो सुंदर पांड्य की याचना पर मलिक काफूर ने वीर पांड्य के खिलाफ भयंकर आक्रमण कर दिया। आक्रमण से पूर्व ही वीर पांड्य मदुरा छोड़कर भाग गया। काफूर ने वीर पांड्य को पकड़ने हेतु भरसक प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रहा। इस अभियान में काफूर को मंदिरों, नगरों, राजकोष इत्यादि की लूट में भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े इत्यादि प्राप्त हुए। बर्नी के अनुसार धन की दृष्टि से मलिक काफूर का यह अभियान सबसे सफल साबित हुआ। लुटे हुए मंदिरों में चिदम्बरम मंदिर भी शामिल था। वीर पांड्य का पीछा करते हुए विजय अभियान के रूप में मलिक काफूर रामेश्वरम तक चला गया, जहाँ उसने विजय की पहचान के रूप में एक विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया। औपचारिक रूप से मदुरा राज्य पर अलाउद्दीन का प्रभुत्व स्थापित न हुआ, न ही वह करद राज्य बना। इस प्रकार अलाउद्दीन ने चारों राज्य से अधीनता स्वीकार करवा ली। आर्थिक दृष्टि से महान सफलता, लेकिन राजनीतिक रूप से पूर्णतः महत्वहीन, क्योंकि औपचारिक रूप से मदुरा पर
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ और न ही वह करद ही बन सका। इस अभियान के बाद वीर बल्लाल तृतीय, जो होयसल राज्य भी मलिक काफूर के साथ दिल्ली आ गया, जहां सुल्तान ने उसका यथोचित सम्मान कर एक विशेष खिल्लत सम्मान सूचक पोशाक को खिल्लत कहते थे, चंदोबा अर्थात मुकुट और 10 लाख टंका प्रदान की। रामचंद्र देव के बाद वह दूसरा ऐसा शासक था जो सल्तनत के लिए आज्ञाकारी मित्र साबित हुआ। दक्षिण में मिली सफलता पर खुश होकर मलिक काफूर को वजीर व मलिक नायब उप सुल्तान के पद पर नियुक्त किया। एक बार फिर अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। वह इसका तीसरा अभियान था देवगिरी के खिलाफ। यह 1213 में किया। खिजरा खां और देवल रानी के विवाह में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस देवगिरी लौटने पर मार्ग में जब रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र शंकर देव देवगिरी की गद्दी पर विराजमान हुआ। रामचंद्र देव का पुत्र था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सल्तनत की अधीनता के सभी लक्षण समाप्त कर दिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक की भांति शासन करने लगा। अतः इस हेतु 1312 में सुल्तान ने मलिक काफूर को उसे निपटने के लिए हेतु देवगिरी पर अभियान पर भेजा। अंततः उसको पराजित होना पड़ा। मलिक काफूर ने उसकी हत्या कर दी। 1315 अर्थात सुल्तान के द्वारा दिल्ली वापस बुलाने तक मलिक काफूर दक्षिण में ही बना रहा। देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाया गया। इस अल्प अवधि में देवगिरी दिल्ली सल्तनत के एक भाग के रूप में प्रत्यक्ष जुड़ा रहा। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का महत्व। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का प्राचीन भारतीय सम्राटों की दिग्विजय की नीति के अनुरूप था। उत्तर भारत के विपरीत दक्षिण भारत के विजय राज्यों को प्रत्यक्ष अपने साम्राज्य में विलय न करके परोक्ष नियंत्रण की नीति अपनाना एक दूरदर्शितापूर्ण नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था, इसलिए उसने दक्षिण राज्यों को उसने नियमित कर देने, अधीनता स्वीकार करने पर अधिक जोर दिया। दक्षिण भारत के प्रति अलाउद्दीन की नीति व्यावहारिक और दूरदर्शितापूर्ण थी। वह भली भांति जानता था कि सुदूर दक्षिण को प्रत्यक्षतः अपने साम्राज्य में मिलाना तत्कालीन परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत की भौगोलिक बाधाएं, संचार यातायात के सुदृढ़ साधनों का अभाव, दिल्ली से अधिक दूरी, उत्तर में मंगोल समस्या इत्यादि की विस्तृत बाधाएं थी। कालांतर में जब इस क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रत्यक्षतः नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो लाभ की अपेक्षा यह अधिक विनाशकारी साबित हुआ। वह एक दूसरी राजधानी स्थापित करके दक्षिण राज्यों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। इसी प्रकार मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल का पूरा उत्तरार्ध दक्षिण के संघर्ष में करते हुए अलाभकारी रूप में बिताया। इस अर्थ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई विजय नीति और उन पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित करना एक योग्य शासक, महान योद्धा की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दक्षिण में अपना आधार मजबूत करने व अधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु देवगिरी के साथ अलाउद्दीन ने जिस विवेकपूर्ण वैवाहिक संबंध नीति का क्रियान्वयन किया, कालांतर में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा भी राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने में लगभग इसी नीति का क्रियान्वयन किया गया। विद्यार्थियों, हम आगे की क्लास के अंदर अलाउद्दीन के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में राजस्व के ऊपर अध्ययन करेंगे, राजस्व नीति, बाजार नियंत्रण नीति पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।